नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। नाज़रीन, सियासत, राजनीति ये एक ऐसी चीज है जहां इंसान को बहुत इज्जत भी मिलती है और बहुत जलील भी होना पड़ता है। और जब बात आती है मालेगांव शहर की सियासत की, तो मालेगांव शहर की सियासत का मियार इतना गिर चुका है कि यहाँ पर स्टेजों से इस कदर एक दूसरों पर इल्जाम तराशिया, जातियात पर कहना, पर्सनल मामलों पर, फैमिली मामलों तक को स्टेज से उछाला जाता है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये सारे मामले कई सालों तक फैमिली मैटरों में, घर परिवारों में तनाजात बने रहते हैं। आवाम को चाहिए कि सियासी मंचों पे इस तरीके की बात करने वालों पर ध्यान रखा जाए। सियासी लीडरान को चाहिए कि इस तरीके से पर्सनल अटैक और जातियात पर ना बोला जाए, किसी के घर के पर्सनल मामलों को ना उछाला जाए। हत्ता कि हम तो इस सोच पर काम करने की बात करेंगे कि सियासी लीडरान को भी खुद एक दूसरे के मद मुकाबिल अगर लीडर है तो उन्हें तामीरी सियासत पर बात करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की पर्सनल जातियात पर बात करनी चाहिए। लीडरान को भी और लीडरान के मानने वाले लोगों को भी सिर्फ तामीरी सियासत पर ही बात होनी चाहिए। जिस बात का हमें डर था वही हुआ चला जा रहा है कि इस शहर के स्टेजों से एक दूसरे के खिलाफ जातियात पर बोलने को लेकर अब सोशल मीडिया पर पोस्ट तक लिखी जा रही है और फैमिली मीटरों को उठाया जा रहा है। इसी तरीके का एक मामला फिर सामने आया, जिसको लेकर आज के हमारे इस शो के मेहमान बने हुए हैं सूफी अनीस अहमद कादरी साहब, जो आज MIM के स्टेज पर अपनी तकरीरें कर रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं और उन्हीं तकरीर और स्पीचों को लेकर उन्हें भी पर्सनल अटैक किया गया। उनकी जातियात पर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। मामला क्या है, पहले हम सूफी अनीस अहमद कादरी से मुलाकात की चर्चा शुरू करेंगे और फिर उसके बाद जो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, बीच बीच में ये सच्चाई भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं सूफी अनीस अहमद कादरी साहब से। सूफी साहब, आज इस्तेकबाल है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। किस बात को लेकर आज आप अब तक न्यूज इंडिया पर खुलासा करना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। आज हम इसलिए आपके पास आए हैं कि गुज़श्ता 5 साल पहले सूफी मिल्लत सूफी मंसूर साहब कादरी और मैं एक साथ MIM की स्टेज से खिताब किए थे। उसके बाद हमें कुछ उनकी बातें, उनकी पॉलिसी समझ में नहीं आई। शेख आसिफ साहब के पास हमारे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, यो राष्ट्रवादी में चले गए हैं, आप कांग्रेस में जाना पसंद नहीं करते, तब तो राष्ट्रवादी में गए आप, उनके साथ चलिए बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद शेख आसिफ साहब किबला के पास हाजिरी दी। हमें लेकर जाने वालों में शेख अकबर साहब अशरफी, शेख नूरैन साहब सागरी जो सूफी के फर्जंद हैं, लेकर गए। हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे एक सवाल किया, देखिए स्टेज हो या कुछ भी हो, हमें नमाज के लिए छोड़ देना, और दूसरी बात यह है कि 1 रुपए के लेन देन की बात मुझसे मत करना। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप नमाज के लिए जाएं और ₹2 की बात नहीं होगी, न लेने की न देने की, उनका कतई मत करना। और दूसरी बात यह हुई कि जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा मैं आपके साथ रहूंगा, जब मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा आपका साथ में छोड़ दूंगा। ये बात मैं ATD स्कूल के कई जलसों में ये बात भी मैं कहा, आवाम सुने होंगे, यूट्यूब पे चला होगा, लीडरान देखे होंगे। मैंने यही कहा, जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा मैं आपके साथ रहूंगा, जब मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। सूफी साहब, जब से आप मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के स्टेज पर आए हैं, तकरीरें करने लगे, तब से आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है
अब वो इल्जाम है, बोहतान है, क्या है उसकी सच्चाई? बात यह है कि 2015 में मेरे बेटे की शादी रजापुरा में हुई मुश्ताक अहमद अंसारी मरहूम की बेटी के साथ। मेरी बहू बहुत नेक, बड़ी स्वाले, बड़ी अच्छी है, जज्बाती है, उसके दिमाग के खिलाफ कोई काम वो बर्दाश्त नहीं करती। किसी ने हमें किसी वक्त कहा था कि आपको बेटी नहीं है, बेटी होती तो आपको समझ में आता। हमने कहा जब मैं मेरे बेटे की शादी करूंगा तो बहू नहीं बल्कि बेटी लाऊंगा और मेरी आंखों को तारा रहेगी। मैंने अपनी बेटी समझते हुए उसकी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश की। बहरहाल हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जो मरी हुई बेटी पैदा हुई। उसके बाद जो हमारी बहू खबर हुई दवा खाने में की बेटी मरी हुई पैदा हुई, चिल्ला के रोने लगी। उसकी अम्मा, उसके अब्बा, बड़े अब्बा, दीगर सारा कारीन मौजूद थे, मगर मुझे पुकारे अब्बू अब्बू अब्बू। मैं उसके सरों पे हाथ रख के बड़े प्यार से आंसू पूछते हुए कहा, बेटा अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह इसके नाम बदल अता फरमाएगा, अब अल्लाह की जो मर्जी हुआ सब्र करो। बहरहाल फिर अल्लाह ने कुछ दिन बाद एक बेटा अता किया। बेटे को हमने खतना कराया, उसको हेमोफीलिया निकला। बम्बई ले गए हमने भागकर, पानी बरसात में हमारी बहू के साथ में 8 दिन हम वहां पर रहे। तो वहां डॉक्टरों ने एक मीटिंग की हमारे बेटे और बहू के बीच में कि आपको हेमोफीलिया है और बच्चे दोबारा ना होने पाए, आप अपने शौहर की दूसरे शादी कर दें, ये बेहतर होगा। हमें इसकी खबर नहीं, हमें तो बाद में खबर हुई। बहरहाल 8 दिन बाद हमने बच्चों को लेकर आए, नासिक में आए, वहां मेंबर बने। अभी भी हमारे बच्चों को जरा भी लग जाता है तो खून बंद नहीं होता, हमें भागते हुए नासिक पहुंचना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर हेमोफीलिया का सेक्शन है, और वहां पर नहीं तो बम्बई भागना पड़ता है। अगर खून नहीं गिरता तो हमारे बेटे का हाथ पैर जहां लगता है सूज जाता है। एक सुई की कीमत 30,000 रुपया असली है, 30,000 रुपीज केस, एक सुई कीमत। मगर हम मेंबर बन गए, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पैसा लगता नहीं, खाली गाड़ी का भाड़ा और दवाओं में खर्चा होता है, करीबन 5 से 6 हजार एक मरतबा में। हमने अपने पोते के लिए एक छोटी सी गाड़ी लेकर रखा, हमेशा रखा हूँ, कोई इमरजेंसी लिखी जाने के लिए। हम अपने बेटे में परेशान, और डॉक्टर ने कहा दूसरा बच्चा पैदा मत होने देना, अगर हो जाए तो 3 महीने के बाद अंदर अंदर हमें दिखा देना। बहरहाल नहीं दिखाया गया। हमारी पोती पैदा हुई, आज मेरी पोती हो गई 5वें साल में, अभी भी उसके सर का बाल बड़ा नहीं हो रहा है, हम उसके बड़ी परेशानी में है। उसके बाद जब हमारा बेटा हमें बगैर बताए हम यूपी में खिताब करने गए, तो वहां से आने के बाद मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने एक शादी कर ली आज से 3 साल पहले। यानी हमें मालूम पड़ा 30 सितंबर 2021 में हमें ये बात की खबर लगी। तो हमने अपने बहू से कहा कि ये मुझे खबर लगी तेरे शौहर ने मेरे बेटे ने उससे शादी कर ली है, मुझे तो खबर लगी, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो डॉक्टर की मीटिंग हुई थी उस पर आपने अमल किया? नहीं, मैंने पूछे बुला के, मेरे सामने बुला कर बातचीत किए, लगे रोने। मैंने समझाया और मैं कारोबार लेकर बाजार चला गया। मालूम पड़ा कि शाम को मगरिब के वक्त निकाह बोलकर अपनी अम्मा के यहाँ चली गई। बीच में हमारे साले के यहाँ गई, क्या हुआ तो मत मौजूद नहीं था, पर वहां गई। बहरहाल 1 हफ्ते के बाद मैं उन्हें बड़े अब्बू के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई। ये हुआ कि हफ्ते के बाद हम बैठ के बातचीत करेंगे। मगर वो जिस दिन गई थी, दूसरे दिन एक सियासी लीडर के पास हमारे मोहल्ले में वो मलिक मंजर, लल्लू गौहर, शकील सितारा वगैरह आए और बोले कि हमारी लड़की है, इसको बहुत तकलीफ है, इसको सब ने शादी कर लिया है, ये रहेगी नहीं, तलाक चाहिए। हमारे पास खबर आई, हमने कहा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, कल गई और आज तलाक मांग रही है। 2 बच्चे हमारे पास है, एक बेटी मर गई, एक बेटा और बेटी सामने है, बच्चों की माँ है, गुस्सा गर्मी है। 1 आध महीने के बाद हम देखेंगे, सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। बहरहाल फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों के पास गई, निजाम सेठ बखारा वाले के पास, अहमतुल्लाह पीर मोहम्मद साहब के पास, इकबाल बोस के पास, लुकमान अंसारी के पास, बहुत लोगों के पास दौड़े। आखिरकार सबों ने कहा कि यार अपना मार्केटर बंद कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर पुलिस चौकी से फोन आया पवारवाड़ी से कि तुम्हारे बेटे पर तुम्हारी बहू ने केस किया है, केस करने आई है, आ जाइए। फिर मैं मेरे बेटे को, मेरे पोते पोती को लेकर गए। वहाँ हमारी करीबन 1 घंटा साहब से बात हुई, सब बैठे थे। हमारी बहू को यही कहते हैं वो तलाक चाहिए, ये शादी कर लिए मैं रहूंगी, तलाक चाहिए।
मैं शौकन बर्दाश्त नहीं करता, तलाक चाहिए। ये किसी और से कर लेते तो चलता, ये जिसको हम पसंद नहीं करते उससे कर लिए, हम इसको स्किप नहीं करेंगे। फिर मैंने साहब से कहा कि अगर ये ऐसा चाहते हैं तलाक तो हम नहीं देंगे, कि हमारे बच्चे पोती पोता हैं, ये बगैर माँ के हो जाएंगे, तलाक के बाद वो रिश्ता कायम नहीं रहता। मतलब अभी तलाक की बात ना करें, अगर ये हमारे यहाँ रहना नहीं चाहते, शौकन आ चुकी है, तो ये अपने इलाके में जहाँ चाहें जमीन देखें, हम जमीन दिलाकर, जैसे मेरा मकान है वैसे हम आरसीसी मकान बनवा देंगे। 2-4 लाख 10 लाख कहो तो हम आपके पास जमा कर देते हैं खर्चे के लिए, ताकि अपने बच्चे को अपने पास रखें। मेरे पास बच्चे हैं, इनके पास आए, जब इनकी मर्जी में होगा, दिल बन जाएगा तो शौहर को बुला कर कहेंगे। ये बात मगर तलाक की बात ना करें, हम तलाक अपनी जिंदगी में नहीं होने देंगे। तो साहब ने कहा ठीक है आप जाइए, और वहाँ जो मोहल्ले के लोग असलम अंसारी वगैरह थे उनसे साहब ने कहा जाइए अपना बैठकर आपस में फैसला कर लीजिए। तो एक दिन के बाद हमने हुसैन चाचा के बेटे तुजा को, मुर्तुज कहते हैं, हमने उनको भेजा जाओ देखो क्या कब बैठना है, बैठ जाएं। वहां जाने के बाद शकील सितारा ने, लल्लू गवर वगैरह वहां बैठे थे, बोले कि उनसे कहना हमें बैठना नहीं है, 2 दिन में तलाक का कागज अगर घर पे नहीं आया तो हम बड़ा काम बताएंगे। तो मेरे पास वो मुर्तुज हसन का बेटा आया, बोले कि भैया इसी बात में क्या बड़ा कदम उठाएंगे, कौन से कदम उठाएंगे भाई, मारपीट करेंगे कि गुंडागर्दी करेंगे, हमें मरवाएं, क्या करेंगे। उसने कहा नहीं तुम पर इल्जाम लगाएंगे, उनको तलाक चाहिए बस। मैं खामोश में लगाने दो इल्जाम। उसके 2 दिन बाद मालूम पड़ा शेख रशीद के फर्जंद शेख मोहम्मद आसिफ साहब के पास ये लोग गए, और वो तलाक का कागज जो मुफ्ती साहब के पास, पहले ये हम बता दें खुलासा, पहले मदरसा मिल्लत के पास गए दारुल इफ्ता में गए, वहाँ काजी के पास वो कागज दिया कि हमें तलाक चाहिए, ऐसा सा बात लिखा है उन्होंने कि। तो वहाँ के मुफ्ती साहब ने कहा देखो ये फतवा नहीं है, ये मुकदमा है, आप मुकदमे के फीस भर दीजिए और हम उनको नोटिस देंगे, वो आएंगे, आप आएंगे, सामने हमने बातें होंगी, तो जो बातें होंगी उस पर फैसला हम करेंगे। तो कागज आज भी मदरसा के दौर के अंदर मौजूद है। अच्छा। फिर वहां से वो लोग वहां जवाब भी देने नहीं गए, फीस भी नहीं भरे, वहां जवाब बस उनको जल्दी से फैसला चाहिए। तो उन्होंने नूरुल हसन मिसबाही साहब जो मुफ्ती साहब है, नूरुल हसन मिसबाही साहब के पास गए, उन्हें कहा भाई मैं एक मुफ्ती हूँ, एक आलिम हूँ, काजी नहीं हूँ, ये तुम लिख कर लाए और ये दारुल कज़ा का मसला है, काजी का मसला है, काजी फैसला करेंगे। आप जाइए हनफिया सुन्निया में मुफ्ती वाजिद साहब के पास जाइए, जो फैसला करेंगे उनसे बोलिए। वहां पर गए तो मुफ्ती वाजिद साहब ने बगैर हमें बुलाए, बगैर कोई पूछताछ किए, बगैर सवाल जवाब किए, यानी हम पर इल्जाम लगाया गया। तो आज भी अगर किसी पर इल्जाम लगता है, पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में ले जाती है, तो कोर्ट के जो महोदय हैं जज साहब, वो पुलिस से पूछते हैं कि आपके पास सबूत कि हमने चोरी किया है, और मुलजिम को पूरा सब छूट देते हैं कि अपना वकील कर सके, अपनी बातें बता सके, ये पूरा इख्तियार देते हैं कानून हमें। और आपने जो ये फतवा दे दिया कि मुतारका, वहां कहीं भी तलाक लिखा ही नहीं, मुफ्ती साहब ने मुतारका लफ्ज लिखा है, मुतारका दूर कर दो। तो हमने कहा कि ये तो आपने फतवे का जवाब, ये फतवा है नहीं, ये तो मुकदमा है। आप मुकदमा कायम करते, हमें बुलाते, सामने हमने हल्फिया बयान होता, हल्फिया बयान में गवाही होती। 6 साल 6 महीना 6 दिन हमारी बहू हमारे घर में थी। अगर हमने कोई ऐसी हरकत की तो हमारी बहू अपने शौहर से क्यों नहीं बोली, अपनी सास से क्यों नहीं कही, या तो जब वो चाय लेकर हम जाते थे तो हरकत करते थे, तो चाय का प्याला फेंक कर सीधा अपने शौहर के पास भाग के जाती, तुम्हारे अब्बू ऐसी हरकत कर रहे हैं, मेरी बीवी से बोल देती, या दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाती, गली मोहल्ले को जमा करती, मेरे बारे में बोलती कि ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। ये 6 साल 6 महीना 6 दिन मुकम्मल हमारे यहाँ रही। बीच में अपने अम्मा के यहाँ जाती थी, न शौहर से बोले, न अपनी सास से बोले, न देवर से बोले, न गली मोहल्ले में कोई से कहे, न चिल्लाए, और डायरेक्ट जैसे मेरे बेटे ने शादी किया, शादी करने के बाद भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगाए। 1.5 महीने के बाद जब हमने कहा मेरा बेटा तलाक नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, आपके लिए हम आप जमीन देंगे, जमीन आप देखिए, बिल्डिंग हम बनाएंगे, खर्चे हम आप देंगे, बच्चे कुछ दिन आपके पास हमारे पास रहेंगे। उसके बाद इन्होंने हम पर तलाक लेने के लिए बड़ा इल्जाम लगाया, और महाते मिल्लत में गए, वहां पर महाते मिल्लत था, महाते आज जो कागज रखा है, वहां के मुस्लिम ने कहा कि आप फीस भर दीजिए यहाँ की, और फिर हम बुलाते हैं, फिर आपके सामने हमें फैसला होगा। ये मुकदमा है, फतवा नहीं है। ये दोबारा वहां गए नहीं, और कहीं कहीं और गए, वहां भी वही जवाब आया कि आप फीस भरिए, बुलाएंगे। कहीं गए सीधा मुफ्ती साहब के पास गए, सब क्या बोले क्या नहीं,
मुफ्ती साहब ने वो मुकदमा को न चलाते हुए मुतारका लिख दिया। हम पर जब हमारे पास जब ये कागज पहुंचा, शेख आसिफ साहब के पास पहुंचा, उन्होंने गौस मेंबर चांद तारा बिल्डिंग इस्लाम कमालपुरा और मुख्तार अहमद साहब भोनू नया पूरा इमली की झाड़ के सामने अनीस मिस्त्री के सामने उनका मकान, उनके हाथ से हमारे पास भेजा गया। हमने कहा इसमें तलाक लफ्ज़ ज़हीन से मुतारका अलग कर दिया जाए। आइए मुफ्ती साहब ने किस बेस पर ये लिखा है, जबकि मुकदमे का मसला है। फिर हम सूफी मिल्लत सूफी नूरन साहब के फर्जंद सूफी नूरन साहब के साथ में हम उनके घर गए मुफ्ती साहब के पास। हमने बहुत से कागज पे हवाले लिख के गए कि जुलेखा रज़ियल्लाह पर जब अनहा पर इल्जाम आया, यूसुफ इस्लाम पर जुलेखा रज़ियल्लाह लगाई इल्जाम, जब तो अजीज जब आ गए दरवाजा खुलने के बाद, तो ये उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अपनी इज्जत बचाएं। तो अंदर से आवाज आई कि अगर आगे से कुर्ता फटा है तो यूसुफ गुनहगार है, पीछे से फटा जुलेखा गुनहगार है। कुर्ता पीछे से फटा था, तो बगैर गवाही वहां फैसला नहीं हुआ। अल्लाह का हुक्म भी कि आप किसी पर बोहतान न लगाएं, बोहतान अगर आप लगाएं तो आप पर अल्लाह की अदालत हो। जो लोग इस तरीके की इल्जाम आप पर, ये मामला 2022 का है और आज 2024 के इलेक्शन में इसको सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, आपकी इज्जत को उछाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि मुफ्ती साहब ने जो हमारे ऊपर बगैर तहकीक किए, बगैर मुकदमा चढ़ाए फतवा दिया। जब हम नूरैन साहब के साथ उनके पास गए तो उन्होंने नूरैन साबरी साहब को और नसीर अंसारी साहब को, सुबी कलीम साहब को वहां भेजाए। उनको बोलो आके मुझसे मिले, सामने आमने हो। कई बार ये लोग गए, नूरैन साबरी साहब के कहना कि 3 या 4 बार लोग सब गए, समझाए, वो लोग वादा किए मगर आए नहीं। तो मुफ्ती साहब से हमने कहा कि जब वो लोग वादा कर आ नहीं रहे तो आप इसको मुकदमा चलाएं, ये क्या करते हैं? तो मुफ्ती साहब ने हमें जो है फतवा लिख के दिया है। वो फतवा नाजरीन हमारे पास में आया हुआ है। वो फतवा मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी मतलब पढ़ के सुना दिया जाए। 21/2022 को ये फतवा जारी हुआ था, जिसमें लिखा है कि बरबयान सदका मुतफ़्फ़ती मुंदराजा बला सूरत मुस्फरदा में अगर वाकई तबस्सुम फिरदौस ने अपने ससुर अनीस अहमद पर इल्जाम लगाया है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने बयानी बोतान तराशी फरेब जारी की है और अपने भाई अशफाक अहमद की मार्फत हरमत मसारात का फतवा हासिल किया है। नेज़ तबस्सुम फिरदौस का शोहर इनकार करता है, अपने बाप अनीस अहमद को बेगुनाह मानता है, तो हरमत मसारात का सबूत ही नहीं होगा। माहे कब्ल के फतवे इस हकीकत की रोशनी में मनसूख है, इन पर अमल ना होगा। तबस्सुम फिरदौस जब तक मुतल्लका या बेवा ना हो जाए सकलैन रजा की बीवी है। मुफ्ती का काम मसाइल शरियत से आगाह कर देना है। जो शरियत का हुक्म ना माने वो इस्लाम से खारिज है। ये फतवा मुफ्ती वाजिद अली यारलवी ने 21/2022 में जारी किया था। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस तरीके की सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत को उछाला जाना ये मुनासिब बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। नजरियाती इख्तिलाफात होने चाहिए, सियासी इख्तिलाफात होने चाहिए, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजियां होनी चाहिए और तामीर व तरक्की की सियासत होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि इस तरीके की सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत को उछाल कर बदनामी कर इलेक्शन आकर चला जाएगा, लेकिन ये जो बदनामी है ये घरों में बहुत दिनों तक बनी रहती है। अनीस अहमद कादरी साहब, इनके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट वायरल कर रहे हैं, आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन्हें क्या आह्वान करना चाहेंगे? पहला फतवा जब मुफ्ती साहब ने मुतारका का दिया तो लोगों ने तिलाक तिलाक कहकर हमारे खिलाफ बहुत से लोगों तक बात पहुंचाई। हमने कोर्ट के अंदर कानूनी तौर से उन पर केस किया। ये हम पर बोहतान है, हम पर इल्जाम है, ये शरई तौर से साबित करना होगा। जब तक साबित नहीं होता आप कुछ मेरे बारे में इल्जामात न लगाएं। ये फतवा गलत मुबीनी पर तैयार है और इसमें जो है मुतारका लिखा गया है, इसमें तलाक लफ्ज है नहीं। हमने मुफ्ती साहब के पास दूसरा बातें की है और उनसे हमने जो है
सामने वाली यानी मेरी बहू को और लोग को बुलाने की बात की है, वो आए, सामने आमने मुकदमा दायर होगा, सामने आमने हल्फिया बयान होगा, सामने आमने सवाल जवाब होगा। उसके बाद जब जो फतवा निकलेगा, जो फैसला होगा काजी का, हम उसको मानेंगे। अगर हम गुनहगार साबित होंगे तो हमको हमारे बारे में जो चाहे जो करें, जब तक वो फैसला न आए कोई हमारे ऊपर बोहतान न लगाए, इसको न उछाले। तलाक हो गया तो तलाक नहीं है। अगर कोई उछालता है तो क्या करेंगे आप? तो जब उस टाइम लोगों ने उछाला तो हमने उछालने वालों पर केस किया, हानि क्या बोलते हैं उसको, महाहानि केस किया। वो केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। और आज भी जो लोग हमारे खिलाफ उछाल रहे झूठा, जबकि तहकीक नहीं किए, और इस्लाम में कहा गया है कि जब तक आपके पास तहकीक न आए, आप तहकीक न कर लें, किसी बात को न उछालें। बगैर तहकीक उछालने वाला झूठा होता है। और आप लोगों ने बगैर तहकीक हमारे ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और दीगर अखबारों के जरिए, और स्टेट से हमारे ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं हमारा नाम लेकर, तो मैं बड़ा मेहरबान एक इंसानियत के होने के जरिए, इंसानियत के जरिए से, सूफी मनुष्य होने के जरिए से इतनी मोहब्बत करता हूं कि जो आपने किया वो किया। हमें किसी खौफ नहीं सिवाय अल्लाह के। हम सच्चे हैं, हम दुनिया के चिल्लाने से नहीं डरते। हमारा एक मुहावरा हमने पढ़ा है कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भूखे वहीं रह जाए। हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मगर लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और हम कुछ जवाब नहीं दे। किसको किसको हम ये फतवा बताते बैठेंगे और जवाब देते बैठेंगे। और बराए मेहरबानी जिस भी सोशल ग्रुप में हमारा ये चल रहा, हमने फतवा बता दिया पढ़कर, और आपने उसको पढ़ लीजिए, आपके सामने रिपोर्टिंग भाई। अब मुफ्ती वाहिद अली जो एकदम बैठते हैं हनफिया सुन्निया में, जाके उनसे मुलाकात कर लें कि साहब ने आपने क्या कहा है। नहीं तो साहब अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने ये जो चला रहे हैं इसको नहीं डिलीट किया और माजरत नहीं मांगी, तो इलेक्शन के बाद इस तरह से हम ये केस किए हुए हैं। ये केस जो कोर्ट का केक फाइल है, ये देखो 2 ग्रुप पर हमने केस किया है। एक ग्रुप ये देखो, ये पढ़ लीजिए आप बाकायदा तौर से ये। और दूसरा ये है जो ये पढ़ लीजिए, हमने कोर्ट में दाखिल किया है और हमारा केस हमारी बहू का कोर्ट में चल रहा है। हमने मांग किया कि हमारी बहू को हमारे घर भेजा जाए। बहरहाल हमारा वहां हमें अब्बू बोलती है, आज भी अब्बू कहती है, और उसका खर्चा कोर्ट ने लगाया है। हम खर्चा भी देते जो हमसे बनता है, और कोर्ट के फैसले के पहले वो उसको खर्चा देते, हमारी बहू हमारी बेटी हमारा खाए। पर आज बराए मेहरबानी, आज ही कल बहू हमारे घर आई जाएगी इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह की तरफ यकीन है, पर आप लोग हमारी इज्जत से ना खेलें, बराए मेहरबानी इल्तिजा करते हैं, वरना हमें आपसे लड़ने की ताकत तो है नहीं। पर अल्लाह करीम है कि हम सोफे होकर बैठ जाएंगे तो अल्लाह हमारी सुनता भी है। बराए मेहरबानी कोर्ट तक हमें जाना ना पड़े, आप जो डाले हैं वो डिलीट कर दें, बराए मेहरबानी।